Hello, my dear friends. I welcome all of you in today's special lecture on climate change. The name of this lecture is United Nations Climate Change Conference, COP22. I hope आपको पता है कि COP22 की जो कॉन्फ्रेंस है वो किस देश में हुई थी या फिर किस सिटी में हुई थी। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो शायद ये हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर्स अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं लेकिन फिर भी आपको नहीं पता कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, तो शायद इसका मतलब ये होगा कि आप रिवीजन जो है वो अच्छी तरीके से या फिर रिवीजन ही नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, बिफोर आई मूव अहेड, कि आई एम नॉट श्योर वेदर आई वुड बी एबल टू फिनिश दिस video lecture in one part. It could be possible that I have to make 2 parts or 3 parts depending on the discussion that we will do in this lecture. Now coming back to preparation. देखिए फ्रेंड्स, रिवीजन इसीलिए इम्पोर्टेंट है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप प्रिपरेशन करते हैं। तब होता क्या है कि एक टॉपिक होता नहीं है आपके पास कई सारे टॉपिक्स होते हैं पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए। जब मैं पढ़ाई की बात करता हूं तब मेरा इंटेंशन अंडरस्टैंडिंग का होता है, ना कि ज्यादा पढ़ने का। अगर आप एक ही दिन में पेरिस क्लाइमेट चेंज और COP22, COP21 या यूनाइटेड नेशन की दूसरी क्लाइमेट के ऊपर हुई कॉन्फ्रेंस को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप खत्म तो कर देंगे एक दिन में, लेकिन पता चलेगा आपको कि आपने सब मिक्स कर दिया है। कोई भी टॉपिक, कोई भी इश्यू जैसे जैसे आपके हाथ में आता जाए ऐसे ऐसे आपको उसके अंदर थोड़ी बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता होती है। And my dear aspirants who are up to date with COP22, जिन्होंने इसके पहले के भी लेक्चर्स सुने हैं, उसके ऊपर रिवीजन किया है, उनके लिए आज का जो ये लेक्चर है वो 50% लेक्चर तो आपको पता ही होगा कि किस किस चीज के ऊपर आज बात होने वाली है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हैं और एक पेन और पेपर लेकर आप रफली 5-6 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर आज ये लेक्चर है तो पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात होगी, कितने लेवल तक टेम्परेचर को कंट्रोल करने की बात है, ग्रीन हाउस गैसेस की बात होगी, शायद ओजोन की बात होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात होगी। तो ऐसे ऐसे चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। और फिर जब आप इस लेक्चर को पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें से कितना ऑलरेडी पता है और कौन कौन सी नई चीजें आपको इसमें से मिली है। और कई बार ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो कई एस्पिरेंट्स के साथ ये भी होगा कि उनके लिए ये जो लेक्चर है वो पूरा एक रिवीजन की तरह हो जाएगा, जिससे कि इस टॉपिक के ऊपर उनकी जो ग्रिप है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप रूटेड हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, तो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी मूव एनी फर्दर, I would say that this meeting has taken place in Marrakesh, that's Morocco. Now, शायद आपको ये नाम याद हो, शायद आपको मोरक्को का भी नाम याद हो, but the main important thing is you have to locate where is Morocco in world map. अगर आपको easily पता है कि it is located in Africa,
then I'm just showing you a small technique how to go through any map. Now, at the moment we are locating a country, so we will go with the political map, right? Map ke upar bhi I have provided a special lecture, so you can refer that one if you want to learn how to read maps. Of course, when I say reading maps, it is in context of civil services preparation and competitive exam preparation. It is not the map study that you learn in defense services and other forces, right? ये आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए मैप का उपयोग जो किया जाता है उसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है. It is already in our channel, so if you need that, then you can use that as well or go through it. Now, if you don't know where Morocco is, then rather than starting randomly anywhere, what you can do is pick one direction. You can start with South Africa, or if you don't know where Morocco is, if you don't know at all where Morocco is or in which continent it is located, then you can go through one by one. अगर आपको ऐसा doubt है that it is located somewhere in Asia, then you should go with that doubt, open political map of Asia and start locating it. Now, most of you would be knowing that it is in Africa continent. Then if you are sure that it is in Africa continent, then how you can find that, I will show you some simple techniques. You can either start with south, you can either start with north, you can either start with east or west. Now say for example if I start with south, तो होता क्या है कि one by one I will go through all the countries, right? और इसका फायदा ये है कि मैं ढूंढ तो मोरक्को रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी when I will finish scanning this African continent, I would come across at least on average 5 से 7 ऐसे कंट्री होंगे जिसके लोकेशन के बारे में मुझे अब पता चल जाएगा. जैसे कि साउथ अफ्रीका, तो आई नो कि साउथ अफ्रीका यहाँ पे मोस्ट साउथर्न कंट्री इन अफ्रीका इज South Africa. That is one of the reason it is known as South Africa. You'd be knowing it that India plays cricket with this country. It was ruled by British. और अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है modern history of India की, तो आपको ये भी पता होगा that it was in this place, Cape Town, where Vasco da Gama took a halt, and from here he headed towards India. इसके बाद एक one by one I will go through the country. Now Botswana, when I hear Botswana, randomly I have seen many geography, national geography and animal planets के different जो documentaries होती है, programs होते हैं, particularly wild Africa के ऊपर. So I have heard this place, particularly it's famous for lions, right? Then you have other countries, Angola. इसमें से आप ये भी remember याद रख सकते हैं that countries like Mozambique and Tanzania and Kenya, the country where our Tanzania, Mozambique and South Africa, these are the 3 countries where Prime Minister of India recently had a visit, right? तो ये भी 2-3 और चीजें आपको इसमें रिवीजन के रूप में मिल जाएगी. देन इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो दूसरा रिलेशन है, गांधी जी यूज्ड टू स्टे हियर, लियो टोल्स्टॉय, फिनिक्स आश्रम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ आप साउथ अफ्रीका को एसोसिएट कर सकते हैं. गोल्ड माइंस, राइट, कालाहारी डेजर्ट और ऐसी बहुत सारी चीजें. जितना आपको आपने पढ़ा है और जितनी अच्छी तरीके से पढ़ा है, जब उस देश की बात आती है तो वन बाय वन आपको उसके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन भी पॉप आउट होने लगेगी. तो ऐसे ऐसे करके आई विल गो थ्रू इट एंड आई फाइंड दैट generally if I consider this part as the southern part of Africa, तो यहाँ पे वो देश नहीं है. Then you can randomly start either from east, west, north, depends upon you. और ऐसे में शुरू करूँगा तो धीरे धीरे I will find that I will locate Morocco, that is located in the northern western part of African continent. Once I locate Morocco, I will not stop here. What I will see is that I will go through other minor details, right?
I will see that on the western side of Morocco, or the western border of Morocco, is surrounded by water, and that water is of North Atlantic Ocean, isn't it? On northern tip of Morocco, right, you find Strait of Gibraltar. Now ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, वो किस दो देश को डिवाइड करती है? In this case I know it is Spain, but if you don't know, then you can open your map book and have a look. You will also find that water of Mediterranean is also touching Morocco. तो मोरक्को में जनरली स्पीकिंग दो वाटर इसको टच करते हैं. फर्स्ट इज नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड द अदर वन इज मेडिटेरेनियन सी. राइट फ्रेंड्स? दूसरी और चीजें मैं आपको हाउ टू प्रिपेयर ये भी साथ में बता रहा हूं कि अगर आप देखेंगे कि सुएज कैनाल की ओपनिंग के बाद देन यू विल फाइंड दैट यहां से इफ यू गो टू इंडिया, फ्रॉम इंडिया इफ यू वांट टू गो टू यूरोप वाया शिप, देन यू फ्रॉम अरेबियन सी you go to Gulf of Aden and you come here Bab al-Mandeb. It is not written here, but Bab al-Mandeb is located here. From here Red Sea, from Suez Canal you enter Mediterranean, and from Mediterranean if you want to go to England then you will come across Strait of Gibraltar, and from here as you go northern side you will find England. तो इससे ये जो सर्कम नेविगेट करना पड़ता है अफ्रीका को, ये खत्म हो जाता है. खैर, there are many things that you can learn from here. This is a small highlight of how to prepare for civil services. So now let's get back to our main topic. Once you have located Morocco and a couple of other things of how to sort of things, we will move on to COP22. Now this took place in Marrakesh, that is located in Morocco. COP22 means Conference of Party 22. ये 2016 में हाल ही में हुई है, और ये मीटिंग और ये कॉन्फ्रेंस is a part of United Nations Climate Change Conference. ये United Nations UNFCCC, so United Nations Framework of Climate Change जो है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, इसके अंडर में ही मराकश की मीटिंग होती है या हुई थी. Now you might have heard this statement from Prime Minister of India when he visited United Nations General Assembly for the first time. At that time उन्होंने क्लियरली कहा था कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा जो खतरा है उसके दो पार्ट हैं. द फर्स्ट पार्ट इज टेररिज्म एंड द सेकंड पार्ट इज क्लाइमेट चेंज. दिस टू आर द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट, टू ह्यूमन सोसाइटी, राइट. और इन दोनों ही इश्यूज पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर मीटिंग होती रहती है. तो क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो दैट बिकम्स ए कॉमन ग्लोबल गोल. इट इज ए कॉमन ग्लोबल गोल. अगर कोई एक कंट्री एमिशन करता है या ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है, देन शायद डायरेक्टली उस देश को इतना प्रॉब्लम शायद ना भी होता हो, राइट. लेकिन उसकी जो एमिशन की इफेक्ट है वो किसी और देश को भी होती है, हो सकती है. शब्द का मैं उपयोग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, होती ही है. अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है देन द स्नो विल स्टार्ट मेल्टिंग ऑन द नॉर्थर्न पोल एंड साउथर्न पोल, एंड दैट मेल्टिंग स्नो विल रिजल्ट इन द इंक्रीज वाटर लेवल ऑफ ओशियन एंड सी. सी लेवल ऊपर जाएगा, और अगर सी लेवल ऊपर जाएगा दैट मीन्स जो ऐसे आइलैंड्स हैं, राइट, जो सी लेवल से थोड़े ही ऊपर है, उनकी डूबने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाएगी.
The next thing I will continue in part 2.